तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट वन शॉट लेने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि पहले आपका जब पी ब्लॉक हुआ करता था तो इसकी डिमांड उतना नहीं था। अब पी ब्लॉक आपके सिलेबस से हट चुका है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा टॉपिक को आप वन शॉट में कवर करवाएंगे। लेकिन आपको धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और देखने के बाद आप यहाँ से यह समझ जाओगे कि भैया आपको और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसके इंट्रोडक्शन के मतलब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखेंगे, जो कि बिल्कुल इजी है, तुम जानते ही होगे। अगर मैं पूछूं कि डी ब्लॉक किसे कहते हैं, या तो कोई तुमसे पूछ दे कि भाई तुम बताओ कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं, तो सिंपल सी डिफिनेशन यही होती है ना कि जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा ना लास्ट सेल में वही इंटर करेगा। तो इसमें अगर देखो सबसे पहला पॉइंट देखो, तुम समझ जाओगे कि डी ब्लॉक को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 3 to 12 ग्रुप। मतलब आप जानते हो कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? वो होते हैं 7। तो 18 ग्रुप में से स्टार्टिंग के दो दो जो थे 1 और 2, ये तो एस ब्लॉक का हो गया। फिर 3 से लेके 12 तक जो होता है वो डी ब्लॉक होता है, ठीक ना। फिर 13 से 18 तक जो होता है आपका पी ब्लॉक होता है। बेसिक आइडिया। उसके बाद हमें देखो सेकंड पॉइंट लिखा है कि इन दीज एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है पेनल्टीमेट सेल। तो सोचोगे तुम भैया कि पेनल्टीमेट सेल कहते किसे हैं, तो अब यहाँ से समझ लो। यह रहा मान लो आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं एन सेल, या तो उसका एक और नाम होता है अल्टीमेट सेल। उसके एक अंदर आते हो तो हम बोलते हैं कि N-1 सेल। N-1 सेल का एक और नाम होता है पेन अल्टीमेट सेल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या? पेन अल्टीमेट सेल। एक और अंदर आऊँ मैं, N-2, तो उसका नाम होता है अल्टी पेनल्टीमेट सेल, जो जिसको बोलते हो आप N-2। तो इतना आपको जानना होता है, क्योंकि जब एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन भरता है N-2 में भरता है। N-2 मतलब कि अल्टी पेनल्टीमेट सेल में भरता है। डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करता है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो बेसिक सा आइडिया सबको पता होता है कि यह तो तीनों पॉइंट तुमको सबको पता है। अब अगली चीज़ जो हमारी स्टार्ट होने वाली है आउटलाइन। क्या होता है आउटलाइन? मैं हर वन शॉट से पहले बताता हूँ कि तुम कभी किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया करो तो पहले देखा करो कि उसके अंदर है क्या 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 कंटेंट हमको पढ़ना है। और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हो, जैसे अगर नहीं किए हो तो मैं करवाता हूँ, तो उसको तुम कर लो। तो वहाँ से आइडिया हो जाता है ना कि भैया इस चैप्टर का यह वाला जो पार्ट है ना इम्पोर्टेंट है, और जब हम इम्पोर्टेंट जान लिए तो अपने पढ़ाई को उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ तो समझ जाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में चार्ज की प्रॉपर्टी है, देन कूलम्ब्स लॉ, उसके लास्ट में आता है तुम्हारा क्या, जो मेन हमारा गॉस थ्योरम वगैरह हमारा लास्ट में आता है। तो हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में इतना मन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चार्ज का एक एक पॉइंट, फैराडे एक फैराडे 96,500 रटते चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एनर्जी लास्ट में आती है ना, हम थक जाते हैं और लास्ट का हम पढ़ ही नहीं पाते, या तो रफली पढ़ लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ तक तो हम थक गए। अगर तुम लगाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुमको दिखेगा कि भैया ज़्यादा क्वेश्चन गॉस थ्योरम से आया है ना, डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट तक तो हम पहुंच नहीं पाए एक बार। तो यहाँ से हमको क्या सोचना है कि भाई हमको अब ऐसे पढ़ना है कि जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है उसको पहले कवर करना है। रिवीजन के टाइम बता रहा हूँ, पहली बार तो तुमको सारा पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन कैसे करना मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बहुत लोग रिवीजन वाले भी तो देखोगे। तो पहले इंपॉर्टेंट वालों को पढ़ना है, फिर कम इंपॉर्टेंट, लास्ट में जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसको रफली पढ़ोगे और छूट भी जाएगा, थक गए हो मान लो, तभी तुम्हारा काम चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसलिए तुम पहले देख लो कि इस पूरे सिलेबस में तुमको पढ़ना क्या है। तो आउटलाइन में सबसे पहले ट्रांजिशन सीरीज आपको पढ़नी है, क्या होती है ट्रांजिशन सीरीज। फिर आप देखोगे कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आप पढ़ोगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, रिएक्टिविटी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इतना आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो अब यह बताओ मुझे कि इतना जिस चीज़ जो जितना हमने आउटलाइन में देखा है क्लास 11th में, कोई बच्चा, खैर लोग ज़्यादा लोग मन से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल को अगर मन से पढ़ा होगा आपने, तो इतना समझ लो ना कि तुम्हारा आधा चीज़ पीरियोडिक टेबल में ही ख़त्म हो जाता है। दो आपके यहाँ पे कंपाउंड पढ़ने होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक और होता है, उसके लिए आपके पास थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें होंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका पीरियोडिक टेबल होता है। एक बार आउटलाइन देख लो। मैं यही बता रहा था कि स्टार्टिंग का जो देखो 1 नंबर 2 नंबर ये हमारे ग्रुप हैं जो वर्टिकल लाइन है। तो जो ग्रुप हमारे होते हैं ना, कितने होते हैं? 18 होते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं आपके पास? नंबर ऑफ ग्रुप आपको आइडिया होगा कितने होते हैं? 18। मतलब कि वर्टिकल लाइन,
और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो कितनी होती है 7, जिसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड। कितने होते हैं 7 होते हैं। और नंबर ऑफ पीरियड को अक्सर हम नंबर ऑफ सेल से डिनोट करते हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि इसको आप किससे डिनोट करते हो n से। तो देख लो जो डी ब्लॉक आपका है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड ग्रुप से, मतलब 3 ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहे हैं आप 12 तक जा रहे हो। और लाई कहाँ कर रहा है, यह रहा आपका एस ब्लॉक सबसे पहले और यह रहा आपका पी ब्लॉक, इसके बीच में रहा आपका डी ब्लॉक। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई कर रहा है, यही ना हमने पढ़ा। तो यही हो गया, आप देख लो एक बार। और इसके अंदर जो होते हैं ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। और बस एक बार एलिमेंट, और हाँ एलिमेंट तो आपको याद करना ही पड़ेगा, पूरा ना याद करो लेकिन कम से कम तुम पहली सीरीज, मतलब इसकी जो थर्ड सीरीज होती है 3D सीरीज होती है ना, इसको तुम याद कर लो। इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। अभी आगे आएंगे हम, आपको क्लियर होगा। देखो यही आपको पूरा यही कंपाउंड्स पढ़ने, यही एलिमेंट्स पढ़ने हैं ट्रांजिशन सीरीज के। सबसे पहले होता है आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इतना 30 तक तो आपको क्या याद होने चाहिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। और उसका अगर मैं सिंबल दे के नाम पूछूं तो वह याद होना चाहिए। अगर इतना याद है तुम्हारा काम चल जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। तो डी ब्लॉक कंसिस्ट करता है 4 सीरीज। जो डी ब्लॉक हमारा होता है यही हमारा डी ब्लॉक है। ये 4 सीरीज कंसिस्ट करता है। इसमें से जो आपकी पहली सीरीज है जिसका नाम होता है 3D सीरीज, दूसरी सीरीज का नाम होता है 4D सीरीज, तीसरी का नाम होता है 5D और चौथी का नाम होता है 6D। तो हमारे पास कितनी सीरीज होती हैं, 4 सीरीज होती हैं। और इन चारों सीरीज का नाम किसके बेस पे रखा गया है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये 3D के अंदर भरे जाएंगे। जैसे स्कैंडियम कितने पे होता है 21 पे, 21 का अगर करेंगे तो 4s2 पूरी भरी होती है और 3D में एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है 3D1 में भरा है। मेरे करने का मतलब यही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, 3D सीरीज पड़ा। अब तुम अगर एट्रियम को ले लो, एट्रियम का तो इसमें भरोगा 5s2 4d1, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है 4D में, इसलिए इसका नाम हो गया 4D सीरीज। तो इस प्रकार आप समझ गए ना नाम कैसे पड़ा है, 3D 4D 5D 6D, इसलिए इसका नाम पड़ा है। अब देखो तुमको याद करना है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है कहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो 21 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है 30 तक जा रही है। तो आप बोलोगे कि भैया 3D सीरीज जो होती है आपकी स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिंक तक जाती है, एटॉमिक नंबर 21 टू कहाँ से 30 तक। तो देख लो यहाँ पे दूसरी ये तुमको पता होनी चाहिए, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को हम बोलते हैं 4D सीरीज। एट्रियम 39 से स्टार्ट होती है, कैडमियम 48 तक जाती है। 3 सीरीज थर्ड जो होती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं 50 सीरीज, 57 लैंथेनम से स्टार्ट होती है, हाफनियम 72 और Hg मरकरी 80 तक जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 सीरीज जो कि लास्ट है, इसका नाम क्या होता है 6D सीरीज। एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है Cn तक। तो यहाँ तक भाई क्लियर आपको चीज़ें, यहाँ तक क्लियर, इतना तुम याद कर लोगे। चलो अब आते हैं आगे। अब देखो हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ये ट्रांजिशन एलिमेंट भाई हम तो समझ लिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको आपने बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट नाम से भी जाना जाता है, लेकिन होता क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसकी डिफिनेशन तुम यहाँ पे देखोगे। चलो रेडी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, एलिमेंट विच हैज पार्शियली फिल्ड, कौन सी सेल, पेनल्टीमेट सेल। अगर जो पेनल्टीमेट सेल मतलब कि, अभी मैंने समझा रहा को एक बार और बताता हूँ अगर किसी को यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ। मैं बोला था कि भैया आपकी ये न्यूक्लियस होगी, बाहर सबसे बाहर वाली सेल, सबसे बाहर वाली सेल मैं इसको बोल रहा हूँ एन, नाम दे रहा हूँ इसका अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। एक अंदर आ रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं n-1, n-1 का नाम होता है क्या, पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। तो पेनल्टीमेट सेल जो आपकी होगी वो कैसी होगी, पार्शियली फिल्ड होगी, मतलब कंप्लीट फिल्ड नहीं होगा। मतलब डी के अंदर आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 10 में से 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे आप ना, तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या बोले हैं कि एलिमेंट विच हैज पार्शियली फिल्ड पेनल्टीमेट, मान मतलब कि n-1 वाली डी वाली सेल जो है इन ग्राउंड स्टेट में या तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। तब तुम सोचोगे कि भैया तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर आऊँ तो देखो लास्ट में जिंक आ रहा है, जब 1 2 3 भरता होगा तो इसमें हम भर दूंगे, कितने भर देंगे यहाँ पे D10 होगा, तो जिंक, कैडमियम, Hg और इसमें इन सब में तो डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो जी भाई सही बात है, जब सारे भर जाएंगे ना तो यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसके एक्सेप्शन है ना। तो यह जो हुए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका डी में पूरा भर जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है,
क्या होता है, देखो यहाँ पे सीरीज लिखा, ध्यान देना, ट्रांजिशन सीरीज में और ट्रांजिशन एलिमेंट में धरती आसमान का फर्क है। ये सारे सारे के सारे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैं, लेकिन ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में अंतर है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट यह नहीं है, कौन कौन, जिंक, कैडमियम, Hg। इतना आपको एक्सेप्शन ध्यान देना है। देखो आगे ही लिखा भी होगा, तुम ध्यान से देखो। यह स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, यह स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा तो तुम फंस जाओगे। क्या लिखा है कि आल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो करेक्ट है। कैसे भैया, डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ा है, कौन कौन नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यह नहीं है। बट आल ट्रांजिशन एलिमेंट इन डी ब्लॉक। भाई सही बात है, भले ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन किसके अंदर आ रहे हैं, डी ब्लॉक के ही अंदर आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यह वाला आपका जो स्टेटमेंट है वो बहुत वाला जबरदस्त स्टेटमेंट है। अब आते हैं अपने इस पॉइंट पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक सबसेल इन ग्राउंड स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट फॉलो। बट सारे फॉलो नहीं करते, वो भी पढ़ लिए। अगर सारे फॉलो करते तो हम एक्सेप्शन क्यों पढ़ते। जिंक, कैडमियम और Hg आर नॉट कंसिडर्ड द कौन सा, ट्रांजिशन मेटल। तो यह बात भी आपको समझ आ गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और हाँ, वीडियो अगर तुमको मतलब लग रहा है कि भैया आप जो बता रहे हो चीज़ें समझ आ रही हैं, तो क्यों ना आप हमारे सामने साथ जुड़ सकते हो। तो उसके लिए तुमको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करके यह बताना पड़ेगा कि आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है ना। और कोई रास्ता नहीं है कि हम समझ सकें कि मैं जो बता रहा हूँ तुमको समझ आ रहा है। और अगर तुमको कोई दिक्कत लगता है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हो और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। अभी जाके देख लो आप। और पर्सनल हो सकता है कि भैया आपसे हमें पर्सनली बात करनी, डायरेक्ट मैसेज करनी है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो। अब देखो बात करेंगे हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो वह होता है n-1d 1 से लेके 10 तक, और n में 1 से लेके 2 तक भर सकते हैं। तो सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही बोला था कि अगर तुम याद कर लोगे ना 30 तक, तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुम याद कर लोगे और इजी ही होता है। देखो, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरता है ना 3D सीरीज का, कहाँ भरता है, 3D में। उस 3D के पहले आते हैं बाद आती है हमारी का 4s। तो एक काम करो कि सब में 21 से कहाँ तक, 30 तक लिख लो, और क्रोमियम को और कॉपर को छोड़ के तुम सब में s में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर लो। उसके बाद तुम स्टार्ट करो डी में भरना। डी में 1 से 2 3, और क्रोमियम को और कॉपर को छोड़ के तुम 10 पूरा कर दो। अगर ऐसा मत करना कि मतलब यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 4 नहीं भर रहे हो तो यहाँ 5 भर रहे हो, तो 25। देखो तुम्हें पता है ना, ये होता है 21, 22, 23। देखना, चलिए लिखता हूँ। तो इस प्रकार तुमको एक आइडिया हो गया कि भैया 21 है तो मतलब कि 3D में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो तुम इसको याद कर लो भाई, बहुत तुम्हारे लिए फ़ायदा होने वाली चीज़। अगर नहीं याद है तो एक बात समझ लो कि ये एक ऐसा चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं ना कि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें हमसे आगे नहीं होने वाली, तो उसको तो हमको आना ही चाहिए। ठीक, चलो अब देखो, अब हम आते हैं जनरल प्रॉपर्टी, जिसको हमको पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसको देखो। तो सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे, एटॉमिक साइज पढ़ोगे आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उससे आप कर लोगे, हो जाएगा। रिएक्टिविटी को पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप, कलर पढ़ोगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन। तो जनरल प्रॉपर्टी में आपका इतना कंटेंट है और इतने में समझ लो कि आपका 80% सिलेबस हो गया। इसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, जो दो कंपाउंड मैंने बताया था वो कंपाउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, जनरली हाई होती है। किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर, इनके पास बहुत सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। क्या मैंने बोला कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ना, उसकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, मेटेलिक बॉन्ड कैसा होगा, मेटेलिक बॉन्ड वो कैसा होगा, ज़्यादा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कैसी होगी, ज़्यादा। पहला यहाँ से तुम इस रिलेशन को अगर ध्यान दोगे तो काम चल जाएगा।
तो अब बताओ कि भैया हम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? जब तक तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना नहीं आएगा तुम कैसे निकाल पाओगे? अगर मैं बोलूँ कि 25 पे होता है आपका Mn मैग्नीज, तो मैग्नीज में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसे बता दोगे? इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। लास्ट सेल का आता है 4s में 2 भरोगे और 3d में भरोगे 5। एस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कोई अनपेयर नहीं है। डी के पास कितने होते हैं? 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब 5 में हमको 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1 2 3 4 5, मतलब इसके पास 5 अनपेयर है। समझे मैंने क्या बोला? अगर नहीं समझे तो तुम वीडियो को यहीं पे रोको, क्योंकि आगे तो समझ आने वाली नहीं है। तो मेरा कमेंट करो, चाहे कमेंट करो भैया आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो बना दो, बना दूंगा। हो सके तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो जाए, नहीं तो तुम जाओ किसी भी सर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो एक बार देख के 30 तक तुम याद कर लो, उसके बाद तुम समझ जाओ कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालना है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो फिर मेटेलिक बॉन्ड बता दोगे किसमें ज़्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्ड बता दोगे तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ही बता दोगे। इसमें कुछ केसेस होती हैं, मतलब कि जो जो हमारे यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हमको सीधे याद करना होता है, तो स्पेशल केस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे याद करना है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिंक, कैडमियम, Hg, इसको हम जानते हैं क्या था, यही तो हमारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं था ना, यही नहीं था। इसका जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसा होता है? लो होता है। मंतक, मैग्नीज और टेक्नेशियम, यह एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, कोई रीजन नहीं है ना। सीधे कैसे? एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ, जो इसके अगले स्लाइड पे ग्राफ आने वाला है, उस ग्राफ में आपको जो पढ़ोगे तो आइडिया होगा कि भैया Mn और Tc का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो एबनॉर्मली एक बैग नीचे आता हुआ दिखाई देगा आपको। ग्रुप नंबर 6 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, करस्पॉन्डिंग टू उस पीरियड में कौन को होते हैं? क्रोमियम, Cr, Mo, मोलिब्डेनम, W, टंगस्टन। ओके, अब बात करते हैं जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन जिसको आप W बोल रहे हो, टंगस्टन W हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल्स। मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W। अब आते हैं, देखो इसी की मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखो जनरली यहाँ से ग्राफ कैसा हुआ, उठाई दिख रहा है कि भैया उठ रहा है ग्राफ, लेकिन जैसे क्रोमियम के बाद ग्राफ देखो तुरंत नीचे आ गया Mn में और Tc में। तो वही मन तक बोल रहा था मैं, Mn Tc इसका क्या होता है? एबनॉर्मली लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। रीजन तुमको नहीं ध्यान देना है, बस तुम यहाँ से ग्राफ से तुम याद रखोगे। और सोचो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे भैया पहले बढ़ रही है, फिर यहाँ से घटना स्टार्ट होगी, तो रीजन तुम बता दोगे। जब तुम देखो स्टार्टिंग में जब तुम आगे जाओगे ना, कहाँ तक? 25 तक, तो तुमको यहाँ से अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट तुमको स्टार्टिंग में बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर 25 से जब नीचे आओगे 30 तक, तो वहाँ से तुमको अनपेयर घटते दिखाई देंगे। अनपेयर घटते तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट घटते। तो यही हो रहा है ना, पहले ग्राफ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, लेकिन इस दोनों कंडीशन में ग्राफ ऑटोमेटिक गिर गया है, तो ये तुमको एक्सेप्शन ध्यान देना है। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज में भी ग्राफ से आपको ध्यान देना है कि एटॉमिक साइज हमने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग में, कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है भाई? डिक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करती है। लेकिन इस केस में अगर तुमसे कोई पूछे डी ब्लॉक के केस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले साइज फर्स्ट डिक्रीज करती है ना, क्या? फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फिर उसके बाद क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो यह बात तुम ध्यान दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस डी ब्लॉक के लिए तुमको इतना याद करना पड़ेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज एट द एंड सीरीज। 4D और 5D सीरीज जो होती है ऑलमोस्ट सेम साइज। 4D सीरीज और 50D सीरीज की बात करूं तो इनकी साइज लगभग सेम होती है। अगर कोई रीजन पूछे तो बोल दोगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तुम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डिफिनेशन मुझे समझाओ क्या होती है। पीरियोडिक टेबल क्लास 11th मैंने पढ़ा था। अगर कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल से हमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है उसी का नाम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जनरली इंक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट सीरीज। ये तो पता ही होगा पहला पॉइंट। अब तुम बताओ कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हमने कुछ एनर्जी दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आज बढ़ गया। पहले भी बढ़ा था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एनर्जी देना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि पहली क्या होना, ऐसा एनर्जी ज़्यादा होगी, दूसरी की और ज़्यादा होगी, तीसरी की क्या होगी? और ज़्यादा होगी।
5D सीरीज की जो E1 होती है वो बहुत ज़्यादा होती है 4D वाले से और 3D वाले से। रीजन कोई पूछे तो बोल दोगे वीक शील्डिंग इफेक्ट बाय द 4f इलेक्ट्रॉन। तो इतना भाई मैंने इतना बताया, इतना तुम आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और कैसे तुमको पता होगा कि भैया मुझे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इस वीडियो के बाद में आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अगर उसको तुम सोल्व कर ले रहे हो या तो नहीं सोल्व कर पा रहे हो, लेकिन अगर लग रहा है कि भैया मैंने अभी जल्दी जल्दी पढ़ा है, रिवीजन कर लूँगा तो हो जाएगा, तो तुम समझ लो कि तुमने बढ़िया पढ़ा है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डालने ही वाला हूँ, कमेंट करना उसके लिए भी। अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, और देखो यहाँ पे एक और टर्म आपने सुना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत लोगों को इसमें ही कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं। तो मैं बता दूंगा आज कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक अलग चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन नंबर एक अलग चीज़ होती है। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब कि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वह बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमने जब एस ब्लॉक को पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने देखा था कि सोडियम ना, सोडियम वाली जो फैमिली थी पहली ग्रुप, वह नॉर्मली +1 ऑक्सीजन रख रही थी। दूसरा ग्रुप जो था नॉर्मली +2 रख रहा था। लेकिन यह जो है ना डी ब्लॉक वाले बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट रखेंगे। अभी आगे देखो तुम्हारे सामने आने वाला, देख रहे हो स्कैंडियम 1 रख रहा है, टाइटेनियम 3 रख रहा है, वेनेडियम 1 2 3 4 रख रहा है। मतलब देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट जो है ना बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। रीजन कोई पूछे तो रीजन आप बताओगे, यहाँ पे लिखा है। मैंने बोला था कि n-1 D और 4s ये सीरीज होती है ना हमारी, मतलब ns। तो इनके और इनके बीच का एनर्जी गैप इतना कम होता है ना, एनर्जी गैप, कि इलेक्ट्रॉन आराम से एक दूसरे में ट्रांसफर हो के अपनी चेंज करते रहते हैं पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। तो कोई पूछे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, रीजन दो, तो तुम बोल देना कि भैया ये इसलिए रखते हैं कि इनके पास जो एनर्जी गैप जो होता है ना बहुत स्मॉल होता है। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तो बोल देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, तुम बोलोगे Mn मैग्नीज। कहाँ से लेके 2 से लेके 7 तक सारी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। आगे आओ, वेरिएशन तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे देख लो Mn 2 3 4 5 6 7, मैंने सारे 2 से लेके 7 तक सब शो करता है। जबकि 2 में और 7 में जो यहाँ पे डार्क कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे डार्क ब्लैक, वह क्या है, ज़्यादा, मतलब कि वो उसमें ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड कैपेबल टू पाई एक्सेप्टर। यह तुम आगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहाँ पे आप समझ लेते हो, छोड़ो इसको। ये जो पॉइंट बच रहा है तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ऑटोमेटिक समझ आ जाता है। अब देखो मैं इसी की बात कर रहा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो यहाँ पे देखो इतना घुमा फिरा के लिखा है ना, तुम समझ नहीं पाओगे, रीजन ना। तो इसके लिए तुमको मैं एक तरीका बताऊंगा। अगर तुम, हाँ, जाना मेरे चैनल पे, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, D&F ब्लॉक का मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ाया है वहाँ पे। तो उसमें तुम जाके इस वाले पार्ट को देखना, वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई है, तुम उससे बस देख लेना, काम हो जाएगा। कैसे बताया होगा मैंने कि अगर M मतलब मेटल प्लस से अगर जा रहा है मेटल 0 पे, तो उसका एक हमें ट्रिक बताया होगा। फिर एक पता होगा M+3 से जा रहा है M+2 पे, तो उसका करती हो फैशन मंडे को। ऐसा तरीके जाके तुम एक बार देख लेना वीडियो को, फिर वहाँ से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो इस पार्ट को तो मैं स्किप ही कर दे रहा हूँ। देखो समझाने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन बात यह है ना कि तुमको जो क्वेश्चन बनता है सिंपल से आते हैं क्वेश्चन, तो तुम उसको कर लोगे। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी, नॉर्मल रिएक्टिविटी जानते हो तुम क्या होती है। लिख रहे हैं कि दो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे एट और नॉट वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। रीजन दे रहे हैं इसका दो। पहली बात तो इसकी हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है, दूसरा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा या नहीं शो करते हैं। रीजन इसका दो दोगे तुम, हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड क्या, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी का चार्ट है, तो इस चार्ट को एक बार देख लेना कि यहाँ से देखो टाइटेनियम से जिंक तक आए हैं। ये देखो हीट ऑफ क्या है, हीट ऑफ क्या है, एटमाइजेशन। ये क्या है, एक मिनट। तो तुमको इसको देखो, ऐसा मत सोचना कि भैया क्या इसको हमको याद करना है, क्या नहीं, याद नहीं करना है। याद नहीं करना, बस क्रम देखना है। देखो यहाँ से जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब कि जब टाइटेनियम से जिंक तक आ रहे हैं, तो तुमको यह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना, यही बढ़ती हुई। तो बस सिंपल याद रखना है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होता है, काम चल जाएगा इतने से, ठीक है ना। क्योंकि इतना रट थोड़ी पाएंगे बैठ के हम यार। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट।
ट्रांजिशन मेटल्स एंड कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकालने के लिए भी तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुमको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, नहीं पैरामैग्नेटिक होंगे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं तो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। इतना भी आपको पता होना चाहिए। सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या, डायमैग्नेटिक। वीकली अट्रैक्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक के अंदर, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं फेरोमैग्नेटिक के अंदर। यह फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कभी मैग्नेटिक मोमेंट पूछ दे किसी का तो यह फॉर्मूला क्या होगा आपका, म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n+2, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यह बस चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और यह जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकल लेवल तो तुम लिख दोगे कि अगर वीकली अट्रैक्ट हो रहा है तो बोल देना पैरामैग्नेटिक, अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो फेरोमैग्नेटिक बोल देना। और म्यू अगर पूछ ही दे कितना होगा तो यह फार्मूला अगर याद रखोगे। अगर मान लो पूछ दिया, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ एक, कि तुम बताओ कि 25 यानी मतलब कि mn का कितना म्यू होगा, तो d में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि n की वैल्यू यहाँ पे तुम क्या रखोगे, 5। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 रखोगे तो 5 5 2 7 7 5 35, अंडर रूट में 35 आएगा किसका, mn का। तो ऐसे तुम निकालोगे इजीली। अब देख लो यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए हैं, कोई काम के नहीं है, छोड़ो इसको। अब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। कितना टाइम हुआ, 26 मिनट। इसके आगे आगे देखोगे। तो भाई हम दूसरे सेशन में आने वाले हैं। इसके पहले तो हमने अभी तक जो पढ़ा आई होप कि क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा ना कि तुम केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, और जो ब्लॉक केमिस्ट्री होती है जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती। तो इस दृष्टिकोण से ना तुम वीडियो को देखा करो कि भैया याद करने वाली चीज़ आएगी तो मैं घर पे बैठ के याद करूँगा। तो अभी जो आगे आने वाला जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे तुमको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो प्लीज़ इसको तुम नोट कर लेना, जहाँ पे मन करे वहाँ पे तुम नोट्स में अपने कर लेना या तो किसी रैप में कर लेना, लेकिन तुम उसको लर्न करना। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी आउटलाइन को हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले देख लो कि फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, कि कलर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलओए फॉर्मेशन। तो हमारा यह वाला सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो, समझ आ जाएगा तो मैं पढ़ के तुमको सुना दूंगा। मैं तुमसे शुरू से कहते आ रहा हूँ कि भाई तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो यूज कहाँ पे हो, तो देख लो एक बार ना कि यूज कहाँ पे उसका है। उसका यूज यहाँ पे है। अगर हमें कभी किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट को बताना है कि यह कलर प्रॉपर्टी शो करेगा कि कलर लेस होगा, तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जैसे डी है तो 5 ऑर्बिटल, अब 5 ऑर्बिटल के अंदर तुम क्या भरोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन को भरोगे। तो इलेक्ट्रॉन को भरने के बाद अगर हमें दिखा कि वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं, तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे हम कि भैया यह क्या हमारा कलर्ड कंपाउंड है। और एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे, सारे के सारे पेयर में हमको दिखे, तो क्या बोलेंगे हम कि भैया यह कलर लेस है। तो समझ गए ना। तो कलर कंपाउंड बताने के लिए हमको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब पढ़ता हूँ, अब कुछ तुमको समझना होगा, तुम समझ जाओगे आराम से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड बोथ सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट। मतलब एक्वस ले लो तुम या तो सॉलिड ले लो। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, जनरली कैसे होते हैं, सॉरी कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो तुमको आइडिया हो रहा होगा क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन तुमको मिल ही जाएंगे। जनरली एटम और आयन हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास। दूसरा एक और तुम रीजन दोगे कि भैया कलर होने का एक और रीजन होता है, हम बोलते हैं उसको डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। अब क्या होता है, अब तुम जानते हो कि हमारा जो डी और जो डी ब्लॉक होता है उसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 में 3 होते हैं हमारे एक्सियल, 2 होते हैं हमारे नॉन एक्सियल। तो एक्सियल और नॉन एक्सियल जो होते हैं ना, उनके बीच का एनर्जी गैप इतना कम होता है। तुमको अगर नहीं समझ आ रहा होगा ना, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि डी ट्रांजिशन का मतलब समझाओ क्या होता है, तुम बोल देना ना कि जो डी ऑर्बिटल्स हमारे होते हैं उनके बीच का एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है बहुत आसानी से, और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होने की वजह से उसमें क्या आती है, कलर प्रॉपर्टी आ जाती है। तो तुम बता दोगे कि कलर प्रॉपर्टी होने की 2 शर्तें होती हैं। पहला कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो बोलेंगे कि क्या है, कलर कंपाउंड है। अब्सेंट है तो बोलेंगे कलरलेस है। दूसरा डी ट्रांजिशन अगर शो कर रहा है तो बोलेंगे हम क्या है, ये
कलर कंपाउंड है। तो यहाँ तक क्लियर, इस सेशन को भी हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पे वही मैं बता रहा था कि देखो ये हमारा डी एक्स वाई और डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर, और होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड डी एक्स जेड। यह दोनों हमारे देखो सारे क्या हमारे डी ऑर्बिटल है। अब इनमें से पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, अब देखो हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ पे आ गए, ऊपर वाले में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, एक्सचेंज कर दिया हमने, तो इसके वजह से क्या हो गया, डी डी ट्रांजिशन। अब देखो अगली पार्ट को ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ पे तुमको ना यही बोल रहा था कि भाई कुछ चीज़ें हमको याद करनी होती तो वो याद करने वाली चीज़ यही है, तुमको पूरा याद नहीं करना है। खैर एनसीईआरटी में लिखा है तो तुम इसमें से कुछ पॉइंट जैसे मैं बोल दूं तुमको, देखो तुम निकाल भी लोगे। अब देखो यहाँ पे डी जीरो आ रहा है, डी जीरो का मतलब भैया यहाँ पे कोई भी लोन मतलब कोई भी पेयर नहीं है, और पेयर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, यह कलरलेस आएगा। तो इसको याद क्या करना है उतना तुम कर लेंगे। डी जीरो देखो यहाँ पे भी है तो ये भी कैसा है, कलरलेस। अब देखो डी में वन आ रहा है, तो डी के पास आप जानते हो कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन को भरना, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमने अगर भरा तो यहाँ पे एक अनपेयर मिला ना, और अनपेयर मिल गया मतलब कैसा होगा, कलर होगा। और कौन सा कलर होगा, पर्पल। तो तुम अगर याद कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, एनसीईआरटी का ही तुम्हारे है। तो इसको मैं बोलूँगा कि तुम इसको याद कर लो, कैसे चार्ट बना के टेबल के आगे लगा लिया अपने। अब एक बिट और, तुम्हारे चैप्टर के अंदर एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छे से पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं इसको वीडियो शूट करने ही वाला हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ते हैं कि वह जो होता है ना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, तुम देखोगे मैक्सिमम का पूरा कौन होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा K4Fe6 देखा होगा ना, K4Fe6। तो Fe क्या है तुम्हारा, डी ब्लॉक का है ना। तो तुम ऐसा कुछ भी देखोगे, यहाँ पे कोबाल्ट भी देखोगे, कभी निकिल देखोगे, कभी क्रोमियम देखोगे, जो भी देखोगे अक्सर तुमको डी ब्लॉक के ही मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है। क्यों ऐसा क्यों है, कोई पूछे रीजन, क्या रीजन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तुम बताओगे कि भैया इनकी ना टेंडेंसी होती है क्या, स्मॉल साइज होता है, इनके आयन की साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है, और हाई चार्ज ऑन द ट्रांजिशन मेटल, इनके ऊपर चार्ज हाई होता है और साइज छोटी होती है, जिसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल फॉर अकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन को लोन पे डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे से कॉपर है, +2 में कॉपर है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 से रिएक्शन किया एक्वस फॉर्म में, तो हमारे सामने क्या बना है, एक कॉम्प्लेक्स बना है। कॉम्प्लेक्स का जो कलर बना हमारे यहाँ कैसा बना, डीप ब्लू। पहले कैसा था, जब कॉपर अकेला था तो ब्लू था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद डीप ब्लू आ गया। एनसीईआरटी की रिएक्शन चाहो तो याद कर सकते हो। AgCl की व्हाइट पीटी बनती है, लेकिन जब हम इसको रिएक्शन NH3 से करवाते हैं तो कैसा आता है, NH3 से कैसा आता है, कलरलेस आता है। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे सेक्शन को। अब देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है आपकी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं मैक्सिमम कैसे होते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब कि कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। रीजन कोई पूछे तो बोलोगे कि प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हर जगह तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन को ही देख रहे हो। और एक बार सोचो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन हम तो देखते रहे हैं, लेकिन हमको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता तो भैया हम निकाल लेंगे कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसको आना जरूरी है तुमको। और मैं आशा करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है उसको आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, समय बहुत है, तुमको उसको करना है। 30 तक तो तुमको याद करनी ही है। और नंबर कैसे हम ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, डी के अंदर अगर हमको 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो उस कैसे भरते हैं, पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये बेसिक चीज़ें तुमको आनी चाहिए। नहीं तो मैं करवा दूंगा और तुम समझ भी जाओगे, लेकिन कमेंट करोगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रांजिशन मेटल एबिलिटी होती है इसका कॉम्प्लेक्स बनाने का, तो ठीक है ना। तो यह चीज़ें तुम्हारी क्लियर है जो हमने समझा दिया तुमको। अब देखो एक चीज़ और आती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, छोटे छोटे जो एलिमेंट होते हैं ना उनको रखने का कार्य करता है। जैसे तुमने देखा होगा कि मार्केट में सेब को हमने क्या सजा के रखा होते हैं लोग ना, बेचने वाले, हमने नहीं, बेचने वाले। तो बहुत सारे सेब होते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं, तो बीच में कुछ जगह खाली बचती है ना, तो उन्हीं जगह को तुम समझ लो कि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम वैसे मान लो रखते हैं सजा के, तो बीच में जो जगह बचती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस के अंदर हम छोटे छोटे जो एलिमेंट होते हैं उनको रखने का कार्य किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ट्रैप्ड एटम इन इंटरस्टिशियल साइट। और क्या इनका काम होता है, एलॉय का फॉर्मेशन करना है। एलॉय क्या होते हैं, दो मेटल को तुम मिला रहे हो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, तो वह क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। जैसे नाम सुना होगा आपने, ब्रोंज, ब्रॉस। ठीक। अब देखो नेक्स्ट चीज,
जो कि है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का भी ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे लोअर ऑक्साइड इसकी क्या होगी, एमओ, हायर क्या होगी आपकी, MO6 तक जाएगी। तो सीधे ध्यान देना कि इसकी जो लोअर ऑक्साइड होती है ना, कैसी होती है, बेसिक होती है, और हायर इसकी जो होगी कैसी होती है, एसिडिक होती है। और हायर और लोअर के बीच में जितनी भी इसकी आएगी ऑक्साइड, वो कैसी होगी, तुम्हारी एम्फोटेरिक होगी। तो ईजी है, कर लोगे। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, MnO सबसे छोटी बेसिक ऑक्साइड है ना, तो कैसी होगी, बेसिक होगी। और Mn2O7 एसिडिक होगी, क्योंकि सबसे हायर पे, यहाँ पे Mn+7 पे आएगा। हमको पता है कि Mn+2 से Mn+7 तक होता है। और बीच में देखो यहाँ पे जो आने वाली तुम्हारी Mn+3, Mn+4, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आएगा, Mn2 है ना, यहाँ पे Mn+2। तो यह जो आएंगे ना, दो ही आएगा ना यार, ये +4 आएगा यहाँ पे, नहीं -1 यहाँ पे जाएगा +2। तो ये सब जो आ रही है तुम्हारी कैसी होंगी, तुम्हारे सारे एम्फोटेरिक होंगे। तो ये भी हमने समझा दिया आपको। अब देखो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, यह वाला पॉइंट जो तुम्हारा आने वाला है बोर्ड की दृष्टि आपको से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से तुमको वीडियो को अगर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन से अभी तक देखा है उसको और बढ़ा लो। अगर यहाँ पर तक देख रहे हो तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से आते हैं। अभी तक तुमने बेसिक पढ़ा, रट लोगे, अगर तुमको नहीं समझा भी तुम रट लोगे, लेकिन यह वाला पार्ट थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा। देख लेते हैं आउटलाइन क्या क्या है। हमको दो कंपाउंड को यहाँ पढ़ना है, एक का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरे का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों को पढ़ेंगे तो हमारा डी ब्लॉक हो जाएगा खत्म, फिर स्टार्ट होगा हमारा ए ब्लॉक। देखो अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं इसको, और प्रॉपर्टी और उसके यूज को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी और यूज तो कुछ नहीं हो, वह क्या है तुमको याद करनी है और थ्योरी लिखनी होती है एग्जाम में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मुझे थोड़ा सा समझाना है, समझ जाओगे। पोटेशियम का भी सेम चीज़। चलो आते हैं। सबसे पहले देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो इसका फॉर्मेशन हम कहाँ से करवाते हैं, क्रोमाइट और। फॉर्मूला तुमको ध्यान देना है, FeCr2O4 का, FeCr2O4 को हम बोलते हैं क्या, क्रोमाइट और इस क्रोमाइट और से हम क्या प्राप्त करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे करते हैं इसको हमको देखना है। देखो यह हो गया हमारा क्या, क्रोमाइट और। इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं हम सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको मिलता है क्या, सोडियम, यह इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट। क्या नाम है, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के साथ हमारे पास Fe2O3 बनता है। ये सब बाई प्रोडक्ट है। हमको काम किसका है, इसका, सोडियम क्रोमेट का। इस सोडियम क्रोमेट को हमने यहाँ से उठाया, फिर इसकी रिएक्शन करवा दी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट तो मुझे बनाना नहीं है, क्या बनाना है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवा देंगे हम KCl से, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यह पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, किसका कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर का। क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, कोल्ड ठंडे पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, लेकिन यह हॉट वाटर के अंदर पूरा का पूरा, सॉरी मॉडरेटली ना, कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होता है, लेकिन यह जो होता है ना, हॉट वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। मेल्ट करता है 398 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये मेल्ट कर जाता है। K2C। अब चाहे तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया देखो हम आपने बताया सोडियम ना, पोटेशियम, ये सब एक ही ग्रुप के आ रहे हैं, तो एक ग्रुप के हैं तो सोडियम का भी तो हम यूज कर सकते थे। हम पोटेशियम डाइक्रोमेट आगे क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते। तो देखो इसका यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि K2Cr2O7 इज प्रीफर्ड ओवर द Na2Cr2O7। क्यों, रीजन, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन बिकॉज द N2Cr2O7 इज हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक मतलब ना कि अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेना, क्या कहलाता है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर कहलाता है। तो सोडियम ऐसा कर लेगा तो अपने आसपास क्या कर लेगा, मॉइस्चर इकट्ठा कर लेगा, तो इम्प्योर माना जाएगा। तो हम इसको इसलिए नहीं बनाते हैं, K2Cr2O7 को हम बनाते हैं। ठीक भाई। अब देखो इफेक्ट ऑफ pH। तो यह चीज़ तुमसे रिएक्शन नहीं पूछेगी, यहाँ पे तुमसे पूछेगा ना कि हम बेसिक मीडियम में क्रोमेट को अगर कर रहे हैं तो कलर पूछेगा। पहले ऑरेंज था, बाद में क्या हो गया, येलो था। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुमको, याद कर लो, बॉय। क्या बॉय, बॉय से कैसे समझोगे कि अगर हमें क्या करना है, क्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट, तो इसकी अगर हमको करवानी है बेसिक मीडियम में ना, बेसिक मीडियम रिएक्शन करवाएंगे। OH मतलब क्या है, बेसिक मीडियम। अगर हमको बेसिक मीडियम में करवानी है भाई, तो ऑरेंज कलर से येलो में जाता है, और B से बेसिक मीडियम, O से ऑरेंज, Y से येलो। एक हो गया ना, तो उसका उल्टा कर लेना। अगर ये तुमसे पूछ दे एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक बेसिक में ऑरेंज से येलो हुआ था, तो एसिडिक में येलो से ऑरेंज हो जाएगा। इतना तुम कर लोगे। तो यह तुमको बस यहाँ से कर वाला चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट जो तुमसे पूछेगा वो। यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या यूज होता है इसका, इस पॉइंट को तुम स्क्रीनशॉट लो, चाहे नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे अंदर आएंगे तो तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, और तुम्हारे पास वर्ड होने चाहिए लिखने के लिए।
छोटे मोटे नंबर में नहीं, यूज तुमसे अच्छे खासे नंबर में पूछेगा, तुम्हारे पास वर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझने लायक तुम्हारे है नहीं। देखो मैं पढ़ देता हूँ लेकिन तुमको याद करना है इसको। Used as a primary standard in a volumetric analysis for the estimation of the reducing agent such as oxalic acid, ferrous ion and iodide ion। सेकेंड, for tanning of the leather, ठीक, calico printing, photography etc as a cleansing agent from glassware in the form of the chromic acid। नेक्स्ट चीज हमको जो पढ़ना है वह क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा चीज कैसे प्राप्त करते हैं इसको हम, पायरोलुसाइड ओट से, फॉर्मूला होता है MnO2। अब हम MnO2 का रिएक्शन करवाते हैं KOH से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको मिलता है पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट जो हमको यहाँ पे मिला, इसमें से मैं यहाँ पे अगर 2 है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, MnO4-2। अब MnO4-2 का रिएक्शन करवाएंगे हम H+ से, तो बन गया हमारे सामने क्या, MnO4-1। अब इस MnO4-1 जो हमको मिला, यहाँ से हमको यह जो मिला, यह इसी को तो बना था ना हमको, यहाँ से यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है -1, तो यह हमारे क्या बन गया, पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। तो सिंपल सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी है लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी देखो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पर्पल कलर इसका होता है, क्रिस्टलाइन होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर एट रूम टेम्परेचर पे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो KMnO4 को अगर मैं 751 केल्विन पे अगर मैं हीट करूं तो हमको K2MnO4 मिलता है और MnO2 मिलता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इफेक्ट ऑफ पीएच का इफेक्ट क्या होता है, सीधे देख लो। MnO4- को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो MnO4-2 बचेगा। अगर इसको मैं बेसिक मीडियम में डालूंगा तो यह बनेगा, एसिडिक में डालूंगा तो यह बनेगा। सिंपल सा है, फिगर देख के समझ आ रहा होगा। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, KMnO4 का नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ये रही हमारे पास MnO4 नेगेटिव, ये रहा हमारे सामने क्या 8H+ और ये रहा हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या यहाँ पे अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे Mn का तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। x -4×8 = -1। तो यहाँ पे Mn +7 पे आएगा, +7 से आ रहे हैं हम 2 पे, +7 से आ रहे हैं 2, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर तुम देख लो यहाँ पे, तुम यहाँ पे निकालो Mn2 मतलब x -4, मतलब x यहाँ पे +4 में है, यहाँ पे x -4, यहाँ पे कितने, +3 पे, -4 दिया जाएगा तो +3, यहाँ +3 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। तो देख लेना यहाँ पे तुम, बस तुमको यही देखना है स्ट्रक्चर। अगर एल्कलाइन मीडियम लूंगा तो यहाँ पे यह बनेगा। तो सिंपल तुमको भाई यहाँ पे इसको एक बार लर्न कर लेना। और तुमको एग्जाम में वैसे भी तुमको थ्योरी लिखनी होती है, जो समझाने लायक चीज़ था मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, रिएक्शन में तुमको समझना नहीं, रिएक्शन डायरेक्ट तुमको याद करनी। अब देख लो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द KMnO4 की बात वही हम कर रहे हैं, जो हमने पीछे देखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यूजेज मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्या तुमको, यूजेज पढ़ाना पड़ेगा क्या। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको एक बार तुम देख लेना क्या क्या इसका यूज है। इसलिए मैं यहाँ पे लेके चाहता तो मैं डिलीट करके ला सकता है इसको, लेकिन यहाँ पे लेके आया हूँ मैं ताकि तुम आराम से स्क्रीनशॉट लेके तुम इसको लर्न कर लो। और वैसे भी मैं यहाँ पे रीडिंग ही करूँगा तो तुम्हारा समय बचेगा। स्ट्रक्चर ऑफ आयन, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, टेट्राहेड्रल ग्रीन कलर होता है, इसका कलर पर्पल होता है। तो इस प्रकार हमने डी ब्लॉक को खत्म किया ना। हमारे पास बचा है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक पढ़ाने के लिए मेरे पास अब एनर्जी कम पड़ रही है, तो इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। ठीक ना, धन्यवाद।